Welcome to Eklavya Snatak and I am Sachin, and in today's video we are going to start the first topic of the history of BA second semester, and this video is useful for DU, SOL and NCWeb and as well as other universities if the syllabus is same. So the topic is survey of the sources and this video will be in English medium और we can say तो जो कंटेंट है वो अंदर का पूरा इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। अब हिंदी मीडियम के बच्चे पूछेंगे कि हमारी वीडियो कहाँ है, तो आपको बताना चाहूंगा हिंदी मीडियम का कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। सिलेबस की अगर हम देखें एक बारी तो यूनिट 1 आपका है सर्वे ऑफ द सोर्सेज जो कि आज हम करेंगे। यूनिट 2 द गुप्तास एंड वाकाटकस, ठीक है। यूनिट 3 में आपको पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको वर्धन पल्लव और चालुक्यास के बारे में पढ़ाऊंगा। यूनिट 5 आपके राष्ट्रकूट पल्लव एंड प्रतिहार्स के बारे में पढ़ेंगे। 6 की बात करें तो एमरजेंस ऑफ राजपूत स्टेट्स इन नदर इंडिया एंड 7 की बात करें तो यूनिट 7 में द चोलास, ठीक है, इसके स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी एंड कल्चर को देखेंगे। लास्ट यूनिट जो आपकी होगी वो हमें बताएगी कि द अरब्स एंड द गजनवीज इन द नॉर्थ वेस्ट ट्रांस रीजनल एक्सचेंज। सो आई होप सिलेबस आपको पता चल गया होगा। अब आगे चलते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी की स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो सर्वे ऑफ द सोर्सेस, ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, जो सोर्सेस हैं 300 टू 1200, ठीक है। अब यहाँ पे हम बीसी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अब हम सीई की तरफ चलेंगे। सो 300 से लेके 1200 तक के जितने भी सोर्सेस हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, कैसे इनका रिकंस्ट्रक्शन होता है वो हम पढ़ेंगे। लिमिटेशंस क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस की। फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की लिमिटेशंस क्या है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। लिटरेरी सोर्सेस की क्या है लिमिटेशंस वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, सो द फर्स्ट पॉइंट इज राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज नॉट लाइक अ राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, स्टोरी की तरह नहीं होता, आपको हिस्ट्री लिखने के लिए सोर्सेस चाहिए होते हैं। एंड ऑल हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस आर अल्टीमेटली बेस्ड ऑन एविडेंस, ठीक है, जो कि किसी ना किसी सोर्सेज से आते हैं। कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज होती हैं, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। फ्रॉम अ हिस्टोरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूडिंग ऑल द टेक्स्ट, ठीक है, चाहे लॉन्ग, शॉर्ट, रिटन, ओरल, या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो जितना भी मटेरियल रिमेन है उन सबको हम सोर्सेज की तरह देखते हैं। So the knowledge of India's ancient past can be gathered from literary as well archaeological sources. And we have a variety of sources, but broadly we can divide it into two parts or two main categories. The first category is literary, second is archaeological. So let's get started. And literary के बारे में मैं आपको पहले समझाऊंगा, ठीक है। So literary sources क्या है आइए देखते हैं। Literary sources को we can divide further in three categories. The first category is religious sources और religious literary sources, नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस और फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है, जो फॉरेनर्स आए और जो उन्होंने टेक्स्ट लिखे। सो रिलीजियस लिटरेचर की तरफ चलते हैं, हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जो हमारा रिलीजियस लिटरेचर है। सो मेजर पुराण, ठीक है, जितनी भी जो मतलब मेजर पुराण है, द महाभारत एंड द रामायण वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पे इनका कंपाइलेशन होता है। द नारद, विष्णु, बृहस्पति एंड कात्यायन स्मृतिज ऑल्सो बिलोंग टू दिस पीरियड। ये जो है ये भी इसी पीरियड से बिलोंग करते हैं। द मंजूशरी मुलकल्प, a Buddhist Mahayan text, has a chapter on the history of India from the early centuries CE to the early medieval period. इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है जो कि एक महायान टेक्स्ट है जिसका नाम है मंजूशरी मुलकल्प, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ उसके बाद अगर हम देखें धर्मशास्त्र वर्क्स इंक्लूडिंग द यज्ञवल्क्य, ठीक है, नारद, कात्यायना एंड बृहस्पति स्मृतिज, ठीक है, ये भी इसी में होता है। न्यू सेक्शंस फॉर एडिड टू ब्रह्म सूत्रास, योग सूत्रास एंड न्याय सूत्रास, ठीक है, कुछ नए सेक्शन ऐड होते हैं। लिटरेचर ऑफ द पोस्ट गुप्ता सेंचुरीज इंक्लूड्स फिलोसफिकल कमेंट्रीज, ठीक है, भानास यानी कि मोनोलॉग प्लेस, स्त्रोतास यानी कि हिम्न कंपोजिशंस, स्टोरी लिटरेचर एंड एंथोलॉजीज ऑफ पोएट्री। हिस्टोरिकल एंड एपिक पुराणिक थीम्स वर पॉपुलर इन द काव्य स्टाइल ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन। काव्य स्टाइल ज्यादा पॉपुलर था। पुराणास सच एज द भागवत पुराण, ठीक है, 10th सेंचुरी है जो कि द ब्रह्म वैवर्ता पुराण
composed between the 10th and 16th centuries, and Kalika Puran 10th to 11th century belong to this period. Sections on तीर्थास यानी कि जो तीर्थ हैं, pilgrimage, व्रतास, ठीक है, penances, gifts and the धर्म of women were added to the older Puranas during this period. पुराने पुराण्स में कुछ new sections add हो जाते हैं. The Up Puranas, mostly composed in eastern India, are valuable for the information on popular beliefs, customs and festivals. उप पुराण में इन सब के बारे में बताते हैं. Literature of this period shows a clear distinction between law and duty यानी कि धर्म. नाउ इफ वी टॉक अबाउट नॉन रिलीजियस लिटरेचर, सो इसमें भी बहुत सारे हैं. आई होप आपको रिलीजियस समझ में आ गया होगा क्या क्या है. नॉन रिलीजियस में क्या है, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड संस्कृत लैंग्वेज एक्वायर्ड इट्स क्लासिकल फॉर्म बोथ इन पोट्री एंड अ प्रोज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. पोट्री एंड प्रोज का कॉम्बिनेशन वाला भी यहाँ पे बहुत ट्रेंडिंग था, और इसकी क्लासिकल फॉर्म में पोइट्री में वगैरह में भी ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग थी. कमंडकाज नीति सार, a work on polity addressed to the king, was composed in the 4th century CE, जो कि एक religious नहीं है, non religious text है. Fragments of the Devi Chandragupta, a lost drama written by Vishak Dutt, were found preserved in a manuscript of Bhojas Shringar Prakaksh and are relevant for the information of political history of Guptas. मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर भी ये सारी डिटेल्स मिलती हैं जो कि रिलेवेंट थी, इंफॉर्मेशन देती हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री गुप्तास की कैसी थी. द कथा सरित सागर ऑफ सोमदेव वॉज अ स्टोर हाउस ऑफ पॉपुलर फोल्कलोर इन संस्कृत. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बिसाइड्स द अबव मेंशन्ड वर्क्स, अदर treatises such as the Kama Sutra on pleasure and the Amar Kosh, a lexicon or dictionary, offer information in many aspects of contemporary society. ये हमें उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बताते हैं. The Tamil epics like the सिल्लपदिकरम and मनिक मेघलई, ठीक है, जिनकी डेट लगभग बताई जाती है 5th 6th सेंचुरी सीई, आर अ रिच सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी जानकारी मिलती है. अब हम देखें ड्रामाज ऑफ कालिदास. कालिदास के कुछ नाटक, जिसमें सबसे फेमस है द अभिज्ञान शकुंतलम, मलविक अग्निमित्र, विक्रम मोरवश्य. ठीक है, विक्रम मोरवश्य. उसके बाद कालिदास की पोम्स की बात करें, द रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत. ठीक है, ये हो जाएगा. नाउ विष्णु शर्मा's पंचतंत्र टेल्स और पंचतंत्र स्टोरीज आर अम्यूजिंग एंड सैटरिकल टेल्स इन विच एनिमल्स प्ले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. ठीक है, इनकी जो स्टोरीज हैं आपको कवर पेज से ही दिख जाएगा एनिमल्स कितने सारे हैं. ठीक है, वराह मिहिरास पंच सिद्धांतिका जो कि 6th सेंचुरी में है, ये हमें बताती है summarizes the astronomical works and ideas of the preceding centuries. एस्ट्रोनॉमिकल वर्क्स वगैरह के बारे में बताती है. हिज बृहत संहिता इज एन इंसाइक्लोपेडिक वर्क. ठीक है, इन्हीं की जो एक इंसाइक्लोपेडिक वर्क है जो कि एक्सप्लेन करता है सीजन्स को, मेट्रोलॉजिकल इश्यूज को, जैसे कि कोरिलेशन बिटवीन द क्लाउड्स, विंड्स एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल. सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा. नाउ आर्यभट्ट wrote two famous works. आर्यभट्ट जिनको हम सभी जानते हैं, इन्होंने दो तरीके से लिखे हैं. एक तो है द आर्यभट्टिया एंड आर्यभट्ट सिद्धांत. ये दो वर्क्स हैं इनके फेमस. आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर, ये हमारे एस्ट्रोनॉमर थे इंडिया के, टू गिव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्लिप्स. इन्होंने एक्लिप्स की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दी, दैट दे वर कॉज्ड बाय द मून कमिंग विद इन द अर्थ शेडो और बिटवीन द अर्थ एंड सन. अर्थ एंड सन के बिटवीन जब मून आ रहा है तो इन्होंने ये सब बताया. उसके बाद है ब्रह्मगुप्त, एन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ऑफ द लेट 6th-7th सेंचुरी, वाज द ऑथर ऑफ द ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्मस पुदत्त सिद्धांत. इसके ये ऑथर थे जो कि 628 सीई में माना जाता है. एंड द खंड खद्य का, ठीक है, खंड खद्य का 665 सीई. उसके बाद है महावीरा 9th सेंचुरी में, was a famous mathematician of Karnataka who wrote a book called गणित सार संग्रह. ठीक है, महावीर ने ये लिखा, which dealt with various mathematical problems, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब इसमें बताई गई. भास्करा सेकंड in 12th century
ऑथर ऑफ लीलावती, वॉज अनदर इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन। ये सारे हमारे स्कॉलर्स थे अगर आप देख रहे हैं, ठीक है। whose writings contain some important ideas of calculus. The Charak and Shushruta Samhitas are the earliest surviving text of Ayurveda tradition. आयुर्वेद के बारे में जो बहुत डीपली लिखा है चरक जी ने। चरक वॉज कंसिडर्ड अ मेडिकल अथॉरिटी, ठीक है। चरक जी का बहुत नाम है, आगे मैं आपको बताऊंगा इनकी फोटो के साथ। और बाय द अर्ली 5th century, the growth of regional polities was accompanied by the composition of royal biographies by court poets. Court poets जो होते थे वो royal biographies भी लिखते थे, जैसे कि बाण भट्ट की हर्ष चरित्र, संध्याकर नंदिनी से रामचरित्र, पद्मगुप्तास नवसह संक चरित्र एंड बिल्हानाज विक्रमन देव चरित्र, ठीक है। ये इनकी बायोग्राफीज थी जो कि इनके कोर्ट पोएट्स ने ही लिखी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोग्राफिकल वर्क्स थे जो मैंने आपको बताए। हेमचंद्र, ठीक है, हेमचंद्र की कुमारपाल चरित्र, ये देखिए महर्षि चरक, ठीक है, इन्होंने चरक संहिता को लिखा था, ठीक है। ही वॉज द ऑथर। एंड महर्षि चरक ने विचरण की ऋषि परंपरा का पालन कर विश्व भर में भ्रमण किया, ठीक है, दुनिया भर में। ही रोम्ड बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही रोट चरक संहिता, द ग्रेटेस्ट ट्रीटिसाइज, ठीक है, ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड गिव द वर्ल्ड द यूनिक गिफ्ट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डिजीज। इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा उसमें लिखा है, ठीक है। नाउ वाइल द पृथ्वीराज विजय ऑफ जयनका, ये हमें अच्छी एक जानकारी इंफॉर्मेशन देते हैं और एन अकाउंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ पृथ्वीराज चौहान ओवर द मोहम्मद ऑफ घोर, या फिर मोहम्मद घोरी, ठीक है। चंद बरदाईज पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो जो कि एक एपिक है, काफी अच्छे से हमें बताती है चौहान किंग्स के बारे में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है, कुछ फॉरेनर्स भी आए जिन्होंने अच्छा खासा डाटा लिखा है, इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिवाइड कर सकते हैं चाइनीज वर्क और सेकंड हम देखेंगे अरब वर्क्स, ठीक है। चाइनीज में क्या है, मैनी चाइनीज मॉन्क्स ट्रेवल टू इंडिया इन ऑर्डर टू कलेक्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड विजिट इंपॉर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ये आए थे इंडिया में बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट करने और जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो प्लेसेस थे वहां घूमने। Most popular writings are those by फाइयान, वेनसांग एंड यीजिंग, ठीक है। इन्होंने अच्छा खासा लिखा है। फाइयान ट्रांसलेटेड लार्ज नंबर ऑफ टेक्स्ट ही हैड कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया। इन्होंने क्या करा, बहुत ज्यादा जो इनको टेक्स्ट मिले उनको इन्होंने ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेट किया। हिज अकाउंट्स ऑफ ट्रेवल्स इज फोकोकी, ठीक है। इनका जो अकाउंट है ट्रेवल्स का, जो कि रिकॉर्ड है पूरा बुद्धिस्ट किंगडम्स का, उसका नाम है फोकोकी, ठीक है। एंड मैनी इंडियन मॉन्क्स ऑल्सो वेंट टू चाइना, इंडियन मॉन्क्स भी चाइना जाते हैं, बट देर आर नो अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रेवल्स और एक्सपीरियंसेस, पर उनका कोई अकाउंट ऐसा नहीं है। चाइनीज मॉन्क्स स्वेनजांग, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं चाइनीज मॉन्क्स स्वेनजांग 600 to 664 CE and Yijing 635 to 713 CE visited India, ये इंडिया में आते हैं। One of Yijing's works gives an account of Buddhist doctrines and practices in India। इन्हीं का Yijing का जो एक अकाउंट है जो कि इन्होंने लिखा है वो हमें बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस कैसी थी वो हमें बताते हैं। while the other provides brief biographical sketches of 56 Chinese monks who visited India in the 7th century, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। अब अगर हम if we talk about Arab works, so the 9th and 10th century writings of travelers and geographers such as Sulaiman al-Masudi, अबू जैद अल बिदूरी एंड इब्न होकल, ठीक है। लेटर अरब राइटर्स, ये कुछ अर्लियर थे, और लेटर अरब राइटर्स इंक्लूड अल बिरूनी, अल इदरिसी, मोहम्मद उफी एंड इब्न बतूता, ठीक है। इनका नाम भी आपने सुना होगा जरूर। सच अकाउंट्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ दिस पीरियड। इस टाइम पीरियड में जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी वो ये बताते हैं। अल बिरूनी की जो किताब है तहकीक हिंद यानी कि किताबुल हिंद गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग 12th century। 12th century में काफी डिटेल्ड अकाउंट हमें मिलता है सोसाइटी का अल बिरूनी की बुक तहकीक हिंद के अंदर, ठीक है। So now if we talk about archaeological sources, so archaeological sources
क्या है हम सभी जानते होंगे। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, सील्स, पॉटरी, बीड्स, स्कल्पचर एंड अदर काइंड ऑफ मटेरियल रिमेन्स। ये जो हमें भी मतलब एक्सकेवेशंस में जो हम कलेक्शन हमें जो मिलती है एक्सकेवेशन के दौरान ये सब मटेरियल मिलते हैं, ये सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए, सील्स, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, ठीक है, ये सब आ जाता है। So inscriptions constitute the most reliable source of our knowledge of the ancient Indian history. काफी ज्यादा reliable होते हैं। The study of inscriptions is called epigraphy, ये याद रखना। Being engraved on stones, slabs, pillars, rocks, copper plates, walls of building, etc. इन सब पे इनको engrave करके लिखा जाता था। द स्क्रिप्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो प्लेज हेल्प्स, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हेल्प करती है हिस्टोरियंस को मैनी वेज में, ताकि पता चलता है उस टाइम पे कौन सी स्क्रिप्ट थी डोमिनेंट। सो बाय द एंड ऑफ द 3rd century CE, संस्कृत ग्रेजुअली रिप्लेस्ड प्राकृत। प्राकृत को रिप्लेस करके संस्कृत का थोड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शंस इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया में। इट ग्रेजुअली अटेन्ड द स्टेटस ऑफ अ लैंग्वेज एसोसिएटेड विद हाई कल्चर। जिसको ये आती थी संस्कृत उसको काफी हाई कल्चर वाला माना जाता था, रिलीजियस अथॉरिटी एंड पॉलिटिकल पावर, not only in the subcontinent but also in areas such as साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में भी इसको काफी स्टेटस मिला। In the post Gupta period there was an evolution of regional languages and scripts, ठीक है, scripts का evolution होता है। even Sanskrit inscriptions show the influence of local dialects, local जो बोलियां थी, ठीक है, संस्कृत की स्पेलिंग में अब उनका इन्फ्लुएंस दिखने लगा था, वर्ड्स में भी दिखने लगा था। So Tamil became an important language of South Indian inscriptions under the Pallav dynasty, ठीक है, और the earliest Kannada inscriptions belong to the late 6th and 7th century. The late 6th century epigraphs of the early Chola kings mark the beginning of Telugu as a language of inscriptions. Chola kings के जो ये epigraphs थे वहां से हमें देखते हैं मतलब कि तेलुगु किस तरीके से स्टार्ट होती है एक inscriptions की लैंग्वेज के रूप में। मलयालम, ठीक है, मलयालम inscriptions appear around 15th century. मराठी एंड ओडिया इंस्क्रिप्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम 11th century। तो मैंने आपको ये बता दिया है। अब जो रॉयल लैंड ग्रांट्स होते थे, जो भूमि दान दिए जाती थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी जो कि हमें डोनेटिव रिकॉर्ड्स बताती है, जो डोनेशंस होती थी। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि कुछ स्टोन पे हैं, कुछ कॉपर प्लेट्स पे हैं, जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ देम रिकॉर्ड ग्रांट्स मेड बाय किंग्स, ठीक है, किंग्स जो है वो लैंड ग्रांट्स करते थे ब्राह्मणास को, रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स को, ठीक है, जो जो मतलब एक तरीके से जो धार्मिक संस्थाएं होती थी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, उनको ये लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। कॉपर प्लेट ग्रांट्स इंक्रीज्ड इन नंबर ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल पीरियड। अर्ली मिडिवल पीरियड में कॉपर प्लेट के जो ग्रांट्स थे वो बहुत ज्यादा थे। The epigraphic sources of the period 300 to 600 include inscriptions mostly on stone and copper plates. ज्यादातर जो inscriptions हैं वो copper plate और stones पे थे of the imperial Guptas and other contemporary dynasties such as Vakatakas, Kadambas, Varmanas, ठीक है, and village granted to Brahmanas were known as Agrahar. जो land grant होता था, village grant होता था ब्राह्मण्स को, वो उसको अग्रहार कहा जाता था या ब्रह्मदेश कहा जाता था और शशनास कहा जाता था। By the 10th century CE, the majority of royal land grants were made to Brahmanas. 10th century तक आते आते काफी ज्यादा लैंड ग्रांट्स का ये होने लगा था। अब हम चलेंगे अपना अगला जो है एक और पार्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का, जो कि हमारे कॉइन्स हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस आपको समझ आ गया होगा। कॉइन्स के टॉपिक पे चलते हैं। अब हम कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, एज वी ऑलरेडी नो। सो कॉइन्स की तरफ अगर हम चलें, सो इन मॉडर्न टाइम्स मनी अगर हम देखें तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी दे के हम कोई चीज लेते हैं। अ स्टोर ऑफ वैल्यू है, अ यूनिट ऑफ अकाउंट है, अ मीडियम ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, पेमेंट वगैरह में मनी यूज हो रही है। मनी इज एक्सेप्टेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी का आप सामान लेते हो, किसी की सर्विस लेते हो तो आपको मनी देनी पड़ेगी। ओके। इन द पोस्ट सतवाहना पीरियड, ठीक है, पोस्ट सतवाहना पीरियड में क्या था? इन द ईस्टर्न डेक्कन द इक्ष्वाकुस ऑफ द लोअर कृष्णा वैली, लोअर कृष्णा वैली के पास जो इक्ष्वाकुस थे 3rd to 4th सेंचुरी में, ये लेड कॉइन्स को इन्होंने इशू किया, ठीक है, जो कि सतवाहना कॉइन्स के जैसे ही थे।
The imperial Gupta kings issued well executed die struck gold coins. अच्छे खासे गोल्ड coins इन्होंने इशू करे and these coins were known as dinaras. ठीक है दिनारस इनको कहा जाता था and mostly ये जो है ये नॉर्थ इंडिया में हमें मिलते हैं. फिर उसके बाद है इंटरेस्टिंग इंस्टेंसेस ऑफ कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्ता एंड कुमार गुप्त फर्स्ट शोइंग देम प्लेइंग वीणा. कुछ कॉइन्स में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है जो कि बताता है उनका इंटरेस्ट था म्यूजिक में. द रिवर्स ऑफ द गुप्ता कॉइन्स हैव रिलीजियस सिंबल्स. कई कॉइन्स के अंदर जो गुप्ता ने ही इशू किए थे वो रिलीजियस सिंबल भी दिखाते हैं. ठीक है रिलीजियस बहुत सारे सिंबल्स हैं. देयर वाज अ डिक्लाइन इन द मेटेलिक प्योरिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स. प्योरिटी में थोड़ा डिक्लाइन आता है स्कंदगुप्त के लेटर पीरियड में. ठीक है तो ये आप याद रखना थोड़ा सा. द गुप्ताज ऑल्सो इश्यूड सिल्वर कॉइन्स बट देयर कॉपर कॉइन्स आर रेयर. सिल्वर कॉइन्स इन्होंने इशू किए थे लेकिन कॉपर के कॉइन काफी रेयर हैं. Sometimes numismatic evidences offers more than just the names of kings and provides biographical details. Names ही नहीं बहुत सारी biographical details भी हमें numismatic से मिलती है यानी कि coins की study करके. For instance, गुप्ता किंग चंद्रगुप्ता फर्स्ट मैरिड अ लिच्छवी प्रिंसेस. ठीक है एंड ये डिटेल हमें कहां से मिलती है कॉइन से मिलती है जो कि उनकी मैरिज को दिखाता है. Coins have helped to prove that a Gupta king named Ramagupta ruled during the period between the reign of Samundragupta and Chandragupta II. इसका पीरियड का जो रेन है वो अभी हमें कोइन से ही पता चलता है. द परफॉर्मेंसेस ऑफ अश्वमेघ यज्ञ. ठीक है अश्वमेघ बहुत ही ज्यादा आप ये समझ लो ये कोई ऐसा वैसा यज्ञ नहीं था. इसको वही करवा सकता था जो बहुत ही ज्यादा मतलब डोमिनेंट एक किंग हो जो कि मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो. ठीक है तो ऐसा करवाने वाले भगवान श्री राम भी थे उनमें से एक. ठीक है और अगर हम इस पीरियड में देखें सो समुद्रगुप्त कुमार गुप्त फर्स्ट इनका जो कॉइन्स इन्होंने इशू किए थे उस पे हमें अश्वमेघ कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस देखने को मिलता है. द आर्चर एंड बैटल एक्स कॉइन टाइप्स ऑफ समुद्रगुप्त शोज हिज फिजिकल प्रोवेसिस. कैसे इनको इसका भी पूरा ज्ञान था नॉलेज थी आर्चरी की बैटल एक्स वगैरह की भी. ठीक है several base metal alloy coins were issued by dynasties in early medieval times. ठीक है and in the Ganga Valley Bilan coins circulated in the Gurjar Patihar kingdom while other coin types circulated in Rajputana and Gujarat. कॉपर कॉइन्स वर मिंटेड बाय द अरब गवर्नर्स. ठीक है अरब गवर्नर्स ने ढूंढे कॉपर कॉइन्स सिंध के आसपास बिटवीन द मिड 8th to 9th centuries. In far south coins with lion and bull motifs some inscribed with titles have been associated with the Pallavas. ठीक है पल्लवास से रिलेटेड थे. द टाइगर क्रेस्ट इज द एम्बलम ऑन चोला किंग्स. ठीक है फिर द सील्स ऑफ सेवरल चोला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस शो द टाइगर फिश. ठीक है टाइगर फिश द पांड्या एम्बलम. ठीक है एंड द बो जो कि चेरा का एम्बलम था इंडिकेटिंग दैट द चोलास हैड अचीव्ड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ओवर दीज टू डायनेस्टीज. ऐसा दिखाया जाता है. Although there are many architectural and sculptural remains of the period 300 and 600. ठीक है इसके बीच में बहुत से हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं आर्किटेक्चरल जो है हमें देखने को मिलते हैं आर्किटेक्चरल. और अगर हम देखें मोस्ट ऑफ देम आर रिलीजियस इन नेचर. एक्सकेवेशंस एट साइट्स सच एज पुराना किला. ठीक है अहिक छत्र बसार भीत. ठीक है अरिकमेडू एंड कावेरी पत्तनम हैव प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट एंटिक्विटीज ऑफ द पास्ट. इन रिमेन से भी हमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. अब सोर्सेज की कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा. A meticulous and skillful analysis of the sources is the foundation of historical writing. अगर आपको एक अच्छी हिस्ट्री लिखनी है सो आपको एक स्किलफुल तरीके से उसका एनालिसिस करना होता है. These sources have their own merits and limitations. Sources की अपनी कुछ मेरिट होती हैं कुछ लिमिटेशंस होती हैं which must be taken into account by the historians जो historians को फेस करना पड़ता है. One of the major problems we face with regard to the sources is regarding ascertaining the exact date of the various sources. एक exact date बताना बहुत मुश्किल होता है. Literary sources are associated with problems of dating and authorship. लिटरेरी सोर्सेज में हमें पता नहीं चल पाता कौन इसको लिख रहा था उस टाइम पे डेट क्या थी. while most of the inscriptions are very short and do not reveal much information. काफी शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस भी हैं बहुत सारे तो बहुत से भाई मिट जाते हैं खराब हो जाते हैं दिखते नहीं हैं. ठीक है जो हमें लिटरेरी मिलते हैं फट जाते हैं पन्ने. तो ये इस तरीके से है. कुछ जो हमें स्टोन्स पे कॉपर प्लेट्स वगैरह पे मिलते हैं वो घिस जाते हैं बहुत बार हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती.
In the case of archaeological sources, we find that most of the sites have not been subjected to systematic excavation. बहुत सी sites पे excavation नहीं हो पाया है, प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अब वो sites occupied हो चुकी हैं, वहां पे बस्तियां हैं भाई, ठीक है, हैबिटेशन है, वहां लोग रह रहे हैं, तो उनके घर तोड़ के तो आप करोगे नहीं खुदाई। सो इस तरीके से बहुत से लिमिटेशंस भी हमें आती हैं। सो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था खत्म होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।